बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सबसे पहला जो एमसीक्यूज हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है आपके पास के एस्प्रिन का एंटी प्लेटलेट इफेक्ट है लास्ट फॉर द लाइफ ऑफ द पेशेंट। तो आपसे ये पूछना ये चाह रहे हैं कि लाइफ ऑफ द पेशेंट प्लेटलेट्स के लिए चल रहा है, एवरेज लाइफ स्पैन प्लेटलेट्स का कितना होता है? तो जो एवरेज लाइफ स्पैन प्लेटलेट्स का होता है वो 7 to 10 डेज तक होता है। अब 24 आवर्स किसका एवरेज लाइफ स्पैन है? इसी तरह 122 डेज एवरेज लाइफ स्पैन किसका है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट के अंदर मुझे टाइप करके भी बताएंगे साथ साथ कि अगर मैं कहता हूँ 24 आवर्स लाइफ स्पैन है वो किसका होता है? 24 आवर्स, एनीवन? 24 आवर्स किसका होता है, डब्ल्यूबीसीज का या आरबीसीज का? 24 आवर्स किसका लाइफ स्पैन? डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। इसीलिए जब कोई पेशेंट ल्यूकीमिया का होगा, जिसको कैंसर होगा, तो सबसे पहले पेशेंट की डब्ल्यूबीसीज कम हो गए और पेशेंट सबसे पहले इन्फेक्शन के साथ आएगा, ठीक है। 120 डेज किसका लाइफ स्पैन होता है? 3 मंथ्स आरबीसीज, गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। और आरबीसीज अगर 120 डेज से जल्दी जल्दी हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाए उसको कौन सा एनीमिया कहते हैं? विच टाइप ऑफ एनीमिया? हेमोलिटिक एनीमिया बेसिकली। कि आरबीसीज 120 डेज से ज्यादा जल्दी अगर उनका हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाए तो उसको हम हेमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि एस्प्रिन जो होती है वो प्लेटलेट्स के 7 to 10 डेज तक उनका हाफ लाइफ है वो उनको अफेक्ट करती है। एस्प्रिन, मुझे ये बताएं कौन से एंजाइम को बंद करती है, कॉक्स 1 या कॉक्स 2? एस्प्रिन किस पे अफेक्ट करती है? साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम कॉक्स 1 और कॉक्स 2? एस्प्रिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि एस्प्रिन इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है कॉक्स 1 को या कॉक्स 2 को? ओके, एस्प्रिन इनहिबिट करती है इरिवर्सिबली बोथ एंजाइम को, ठीक है। और वो कैसे करती है? इरिवर्सिबली। उसका फायदा फिर क्या होता है? कॉक्स एंजाइम्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होते हैं या फीवर में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यही प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन X2 बनाते हैं, जो कि क्या होता है? जो कि बेसिकली हमारे पास प्लेटलेट्स की कोagulation करवाता है, प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ता है। तो हम जब किसी भी पेशेंट को एस्प्रिन देते हैं तो हम इन सारे स्टेप्स को बंद कर देते हैं। लो डोज में एस्प्रिन थ्रोम्बोक्सिन X2 को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से ये होता है कि प्लेटलेट्स आपस में स्टिक ही नहीं हो पाते। जब वो स्टिक नहीं हो पाते किसी भी ब्लड वेसल के अंदर, ये ब्लड वेसल है, प्लेटलेट स्टिक नहीं होंगे, थ्रोम्बस नहीं बनेगा। इसीलिए जो पेशेंट एमआई वाले पेशेंट होते हैं उनमें थ्रोम्बस की वजह से तो ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज होता है, ब्लड आगे जाता ही नहीं है। आप उन पेशेंट को लो डोज एस्प्रिन पे रखते हैं ताकि थ्रोम्बोक्सिन X2 ना बने। तो ये आपने याद रखना है एस्प्रिन को क्यों दिया जाता है एमआई वाले पेशेंट में। इसी तरह एस्प्रिन को फीवर में क्यों देंगे आप? फीवर में क्या रोल है एस्प्रिन का? एनीवन? फीवर में कोई रोल हो सकता है एस्प्रिन का? फीवर में इसलिए देते हैं क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स यही फीवर करवाते हैं। जब किसी आप पेशेंट को एस्प्रिन देते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम हो जाते हैं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन जब कम होंगे तो फीवर भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो एस्प्रिन किस क्लास में आती है? अगर हम ड्रग्स की बात करें तो एन एसिड्स में आती है, ठीक है, एन एसिड्स में। और एन एसिड्स का यही काम होता है कि फीवर को कम करना। उनमें ये फर्क है कि जो एस्प्रिन होती है ये इरिवर्सिबली बाइंड करती है कॉक्स एंजाइम्स के साथ, बाकी भी करते हैं लेकिन उनका में से कुछ रिवर्सिबल होते हैं। रिसर्च क्लियर हो गया? एमसीक्यूज नंबर 1 सबको? ओके, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, रिसर्चर्स वांट टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इन ऑर्डर टू स्टडी द प्लेस वेयर इंपल्सेस ओरिजिन व्हिच टिश्यू यू मस्ट सेलेक्ट। आपको बता दो जो है हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम एसए नोड से एवी नोड में बंडल ऑफ फेस, फिर राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये एक कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट होता है। अब अगर वो कह रहा है कि कहाँ से जनरेशन होती है तो वो आपने याद रखना है एसए नोड से, ठीक है। इंपल्सेस ओरिजिनेट एसए नोड से करती हैं और एसए नोड के बाद वो जाती हैं एवी नोड में, ठीक है। यहाँ से इंपल्सेस एवी नोड,
एवी नोड में थोड़ी देर रुकती हैं, इसको एवी नोडल ब्लॉक कहते हैं। फिर वहां से बंडल ब्रांच, फिर उसके बाद राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा टिश्यू होगा जहां से इंपल्सेस ओरिजिनेट करती हैं, वो कौन सा है, ऐसे नोड। लेकिन अगर मैं कहता कि रिसर्चर्स वांट टू स्टडी अ टिश्यू जहाँ पे इंपल्सेस में थोड़ा सा डिले आता है, तो वो कौन सी साइट होगी फिर, ऐसे नोड होगी या एवी नोड होगी। अगर मैं कहूँ कि इम्पल्सिस में डिले आ रहा है जिस जगह पे कार्डिक इम्पल्स को जनरेट होने में, तो वो कौन सी जगह होगी, एवी नोड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये पता हो कि ऐसे नोड हो या एवी नोड हो या पे परकंजी सेल्स हो, इन सब का एक्शन पोटेंशियल ये वाला होता है। और जो हमारे पास एट्रिया और वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें क्या होती है, प्लेट्यू होती है। ठीक है, क्या डिफरेंस है इन सब में। जो आपका पेशेंट होता है ऐसे नोड, सॉरी, ऐसे नोड में जो एक्शन पोटेंशियल है वो होता है कैल्शियम की वजह से, लेकिन जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स में एक्शन पोटेंशियल होता है वो सोडियम की वजह से होता है। अंडरस्टूड। ये बात आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है कि एक्शन पोटेंशियल, इनको कौन से सेल्स कहते हैं, ऐसे नोड, एवी नोड और पटकंजी, इनको एक्साइटेबल टिश्यूज कहा जाता है। ठीक है, या इनको स्पेशलाइज्ड टिश्यू कहा जाता है। ये स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियम है, ऐसे नोड, एवी नोड, पटकंजी सेल। एट्रिया और वेंट्रिकल्स को कंट्रेक्टाइल मायोकार्डियम कहा जाता है। जल्दी से रिवाइज कर लें कि फिर उसके बाद क्या होता है कंट्रेक्टाइल मायोकार्डियम में, ये क्या फेज होती है, इसमें पोटेशियम इफ्लक्स होता है। इस फेज में, प्लेटो फेज में, कैल्शियम इनफ्लक्स होता है। फिर आखिर में आपके पास रीपोलराइजेशन फेज होती है जिसमें पोटेशियम का दोबारा इफ्लक्स होता है। फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन होता है। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये सोडियम और पोटेशियम एटीपेज पंप की वजह से होता है। आपको इसमें से बहुत एमसीक्यूज आते हैं कि लेट्स सपोज आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि एक्शन पोटेंशियल की वजह से एट्रिया वेंट्रिकल्स में किस वजह से होता है, आपने बताना है सोडियम की वजह से। आपसे कोई पूछे कि एट्रिया वेंट्रिकल्स में प्लेटो फेज किसकी वजह से होती है, आप कहेंगे कैल्शियम की वजह से। अगर कोई पूछे रीपोलराइजेशन की वजह किस वजह से होती है, आप कहेंगे पोटेशियम की वजह से। ठीक होंगे आप। लेकिन जो आपके पास ऐसे नोड होता है उसमें ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्ट नहीं कर रहा होता, बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, बल्कि ऊपर की तरफ होता है। ये किस वजह से होता है, यहाँ पे फनी सोडियम चैनल्स होते हैं, फनी सोडियम चैनल्स। ठीक है, फनी फनी सोडियम चैनल में क्या होता है कि सोडियम का इनफ्लक्स और साथ पोटाशियम का भी इनफ्लक्स और कैल्शियम का भी इनफ्लक्स चल रहा होता है। इसके बारे में डिफरेंट हाइपोथेसिस है। बात आपने ये याद रखनी है कि ऐसे नोड में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो स्टेबल नहीं होता, बल्कि क्या होता है, थोड़ा सा हाइपर एक्साइटेबल होता है। ये किस वजह से होता है, क्योंकि फनी सोडियम चैनल्स की वजह से। ये आपने याद रखना है। बाकी यही फेज है फिर रिपोलराइजेशन पोटाशियम की वजह से है। तो जो डिफरेंस दोनों के अंदर अगर आप जनरेट करना चाहें अपने माइंड के अंदर, तो सारा डिफरेंस इस फेज के, ये चीज ऊपर नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरी बात कि एक्शन पोटेंशियल स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो वेंट्रिकल्स के अंदर, वो सोडियम की वजह से है। एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड में कैल्शियम की वजह से है। ये पोटेशियम इफ्लक्स और कैल्शियम इनफ्लक्स ये बिल्कुल नहीं है ऐसे नोड के अंदर, बल्कि उसमें सिर्फ और सिर्फ रिपोलराइजेशन है। ऐसे नोड में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फनी सोडियम करंट की वजह से होता है, लेकिन इधर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सोडियम पोटेशियम एटीपी की वजह से होता है। समझ आ गया दोनों में एक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस। ऐसे नोड, एवी नोड, परकंजी और एट्रिया और वेंट्रिकल्स के अंदर क्या डिफरेंस है। मेन आपने याद रखना है कि एक्शन पोटेंशियल में चैनल्स होते हैं। अब आप मुझे बताएं एट्रिया में कौन से होंगे सर, सोडियम वाले होंगे। Patient present with the atrial fibrillation after careful consideration he was started on rate control। तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे ना कि कौन सी ड्रग रेट कंट्रोल, तो एवी नोड को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स आपने अपने जहन में याद रखनी है। कौन कौन सी हैं, बीटा ब्लॉकर्स, एडिनोसिन, डाइजॉक्सिन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये चार क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं जो कि एवी नोड पे एक्ट करती हैं। तो दीज ड्रग्स कहाँ भी एक्ट करेंगी, एवी नोड पे, वहां पे ब्लॉक करा देंगी ताकि एट्रिया फिब्रिलेशन आगे वेंट्रिकल्स में ना जाए। 46-year-old smoker present with a chest pain for 1 hour। चेस्ट पेन रेडिएट कर रहे हैं, वाइटली पेशेंट अनस्टेबल है, हार्ट रेट कम हुआ। एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी पेशेंट को एमआई होगा, अब ये एमआई की हिस्ट्री है कार्डिक पेन की, लेकिन हार्ट रेट कम हो अगर पेशेंट का,
तो वो इंफीरियर वाल का एमआई होता है। उसकी वजह ये होती है कि इंफीरियर वाल जो हार्ट की होती है ना, नीचे वाली, वहां पे राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, और राइट कोरोनरी आर्टरी एवी नोड और एसए नोड को सप्लाई करती है। जब इसका इन्फेक्शन आता है तो पेशेंट का हार्ट रेट कम हो जाता है, ये वजह होती है। ठीक है, इसलिए इंफीरियर वाल एमआई इज द राइट आंसर। Which type of murmur present in the aortic stenosis? Aortic stenosis में क्या होना चाहिए? आपको पता है ये एट्रिया फिर वेंट्रिकल्स हैं और ये एओर्टा है। ड्यूरिंग सिस्टली जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल्स तो एओर्टिक वाल्व्स को ओपन होना चाहिए। स्टेनोसिस में ये होगा, ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो मर्मर जो होगा वो कौन सा होगा? सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर होगा। और इस कंडीशन में हो सकता है, दो कंडीशन है जिसमें सिस्टोलिक मर्मर होते हैं ड्यूरिंग सिस्टली। एक तो आपको याद होना चाहिए कि एओर्टा को ओपन होना है ड्यूरिंग सिस्टली, ये जो वाल्व है बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल वो वाल्व क्लोज रहना चाहिए। अगर ये वाल्व भी ओपन हो जाता है ड्यूरिंग सिस्टली तो क्या होगा कि ब्लड का बैक फ्लो होगा। तो माइट्रल रीगर्गिटेशन और एओर्टिक स्टेनोसिस ये दोनों सिस्टोलिक मर्मर्स हैं। ये आपने अपने ज़हन के अंदर रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया थर्ड हार्ट साउंड। किस कंडीशन में होता है? जिस कंडीशन के अंदर हार्ट डायलेटेड होगा। वो कब कब हो सकता है? सीसीएफ हो गया, माइट्रल रीगर्जिटेशन हो गया, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होगी। जिस जिस कंडीशन में हार्ट का साइज बड़ा होगा उसमें आपको S3 हार्ट साउंड आएगा। S4 किस कंडीशन में आता है? एनीवन? S4 आता है अगर पेशेंट का एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो अगेंस्ट स्टिफन्ड वेंट्रिकल्स। वो कब होता है? जब किसी पेशेंट को एओर्टिक स्टेनोसिस हो। ठीक है, एओर्टिक स्टेनोसिस और हाइपरटेंशन के अंदर। और ये दो कंडीशन आप ध्यान में याद रखें, इनमें S4 होता है। S4 एथलीट्स के अंदर, ठीक है, सॉरी ओल्ड एज में, ओल्ड एज में नॉर्मल होता है। ये फिजियोलॉजिकल काज है S4 की। इसी तरह S3 जो होता है, पैथोलॉजिकल S3 कब होता है? माइट्रल रिगर्गिटेशन के अंदर या सीसीएफ में। और फिजियोलॉजिकल कब होता है S3? एक्सरसाइज। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओकम के अंदर S3 हो सकता है। गुड। व्हाट इज द हार्ट रेट इफ एबी नोड इज कंट्रोलिंग? तो वो लेस देन 60 हो। ये आपने याद रखना है अगर एबी नोड कंट्रोल कर। प्रोलॉन्ग हाइपरटेंशन काज विच ऑफ द फॉलोइंग? अगर हाइपरटेंशन होगा तो कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होगी कार्डियक मसल्स की। कंसेंट्रिक का मतलब ये होता है ये हाइपरट्रॉफी है ऐसे ऐसे सीरीज के अंदर ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल गोल गोल गोल। एक होती है ई सेंट्रिक में पैरेलल ऐड होते हैं, वो थोड़ी सी ऐसी ऐसी होगी, वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में होती है, वो डिफरेंट होती है। तो कंसेंट्रिक होती है जब प्रेशर ओवरलोड। दो चीजें होती हैं, एक होती है प्रेशर ओवरलोड, एक होता है वॉल्यूम ओवरलोड। वॉल्यूम ओवरलोड में ई सेंट्रिक होती है। उसमें क्या होता है कि बड़ा सा हार्ट हो जाएगा और ऐसे ऐसे पैरेलल के अंदर ऐड होंगे। तो कंसेंट्रिक होती है उसमें बिल्कुल रोज के अंदर ऐड होगा ऐसे। तो कंसेंट्रिक जो होती है वो प्रेशर ओवरलोड स्टेट में। इसमें एक आपको याद रखने वाली बात है हाइपरटेंशन, दूसरी आपने याद रखनी है एओर्टिक स्टेनोसिस। पड़ेगा आपको काम की बात बताऊं, जिन जिन कंडीशन में S4 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है ना, उन सब के अंदर कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है। ये आप लोग अपने जहन में याद रख लें। ठीक है, S4 की कॉजेज मैंने आपको बता दी है। 50-year-old male present with retrosternal pain, examination, hypotensive bradycardia, inferior wall का। तो आपको एलिवेशन किस लीड्स में नजर आएंगी? लीड 2-3 AVF, ये नीचे से हार्ट को देखती हैं। ये वाली लीड्स किस साइड से देख रही होती हैं? लीड 1 AVL, V5, V6, ये लेटरल साइड से। ठीक है, और एंटीरियर सी लीड V3 टू V4। अब यहाँ पे एक बात लिख लें कि हार्ट की इंफीरियर सरफेस को कौन सी आर्टरी होती है? राइट कोरोनरी आर्टरी। लेटरल साइड पे कौन सी होती है? लेटरल सर्क्यूमफ्लेक्स आर्टरी। और आगे कौन सी होती है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इन्हीं लीड्स के मसले होते हैं, इन्हीं आर्टरीज के मसले होते हैं, तो ईसीजी में फाइंडिंग्स आती हैं। ये एमसीक्यूज में आपको आ सकते हैं। अगर पेशेंट में 2-3 AVF में एलिवेशन है तो आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होगी? राइट कोरोनरी आर्टरी। अगर V3 टू V4 में एलिवेशन है तो आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होगी? वो आपने अपने ध्यान में रखनी है, एंटीरियर वाली होगी V4 टू V5 में, जिसको विडो आर्टरी भी कहते हैं।
नेक्स्ट आ गया व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट में इंफीरियर वाल एमआई डायूरेटिक्स। ये दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, नाइट्रेट्स। क्यों, पता है क्यों? देखें, जब इंफीरियर वाल एमआई होता है ना, तो राइट साइड का बिल्कुल उड़ जाती है। आपको पता है राइट साइड से ब्लड पहले लंग्स में जाता है, लंग्स के बाद लेफ्ट साइड पे आता है, ऐसा ही होता है ना। फिर लेफ्ट साइड से पूरे जिस्म में कार्डिक आउटपुट मेंटेन होती है। अब होगा ये, जब राइट साइड पे इन्फेक्शन होगा ना, तो राइट साइड बिल्कुल फ्लैपी हो जाएगी। अब फ्लैपी जब होगी तो ब्लड तो जाएगा ही नहीं लंग्स में भी, और कार्डिक आउटपुट तो मेंटेन ही नहीं होगी। अगर इस पेशेंट को फिर उसके ऊपर से आपने ये किया कि इस तरह के मरीज को आपने ये दे दी, एंटीसाइड दे दी, नाइट्रेट्स दे दी, या पेशेंट को डायूरेटिक्स दे दी, तो क्या नुकसान होगा कि वीनस रिटर्न फर्दर डिक्रीज हो जाएगा, फर्दर कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी, आप पेशेंट को मार देंगे। इसलिए हमेशा याद रखिएगा जब आप एज अ मेडिकल ऑफिसर भी काम कर रहे हो कि नेवर एवर हर पेशेंट को एंटीसाइड दे दें। पहले देखिए पेशेंट की किस लीड्स के अंदर इशू है। लीड 2, 3 AVF में अगर आपको TVAV वर्जन मिल रही है, तो ऐसे पेशेंट को बिल्कुल भी आप वीनस रिटर्न लोडिंग ड्रग्स ना दें। अब आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से ड्रग्स हैं, उसमें नाइट्रेट्स हैं और डायूरेटिक्स हैं। इसीलिए याद रखिएगा इंफीरियर वाल का MI जब भी होता है तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एक चीज लाजमी होती है, वो IV फ्लूइड्स होती है। ठीक है। When ejection fraction increase, what will increase except ejection fraction जब increase होगी तो कार्डिक आउटपुट increase होगी, contractility, stroke वॉल्यूम, लेकिन end systolic वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। मत क्यों होगा, जाहिर सी बात है कि जब सारा ejection fraction increase हो गया, contractility increase हो गया, ejection fraction का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ओवर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा इजेक्शन फ्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के। उसका जो प्रेशर होगा वो आपके पास अ, बिल्कुल कम, स्ट्रोक वॉल्यूम जितना इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि हार्ट के अंदर ब्लड कम पूल हो रहा है, ज्यादा ब्लड एओर्टा की तरफ निकल रहा है, तो एंड सिस्टोली, जो सिस्टोली के एंड पे वॉल्यूम बच जाएगा वो बिल्कुल कम। 40-year-old male woman weight loss की हिस्ट्री है, एपिसोड्स पे हार्ट बीट रैपिडली, शी हैज अ रेगुलर पल्स रेट, ECG में साइनस रिदम है। तो उस पेशेंट में एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन ये थायराइड, वेट लॉस और डायरिया, ये हाइपोथायराइडिज्म में होता है। तो ज्यादातर इनमें एट्रियल फिब्रिलेशन चल रही होती है, तो आप इनका TSH करवाते हैं। आप लोग मुझे कोई बता सकते हैं TSH के लेवल्स क्या होंगे हाइपरथायराइड में? TSH के लेवल्स कम होंगे या ज्यादा होंगे इन हाइपरथायराइडिज्म? गुड, TSH कम होगा हाइपर में। फीडबैक मैकेनिज्म होता है, T3 T4 ज्यादा हो जाते हैं और TSH को कम कर देते हैं। मैन ब्रॉट इनटू द इमरजेंसी बीइंग टैप्ड इन द चेस्ट, चेस्ट इज बायलैटरली क्लियर्ड, हार्ट साउंड मफल्ड हो गए हैं, BP उसका कम है, पल्स उसकी ज्यादा है। अब ये देखिए ये किस में होता है, कार्डिक टेम्पोनार्ड में, इसको बैकस्ट्राइड कहते हैं। कि होता ये है कि पेरिकार्डियम में टू मच फ्लूइड आ जाता है, वो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होने देता। जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी। हार्ट के गिर फ्लूइड आ गया, आप स्टेथ यहाँ पे रखेंगे जब चेस्ट के ऊपर तो आवाज ही नहीं आएगी, दरमियान में तो फ्लूइड आ गया आपके स्टेथ के और हार्ट के, इसलिए कार्डिक आउट मफल्ड होंगे। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, राइट साइड पे प्रेशर आ गया, तो जो सुपीरियर वीना केवा होगी, यहाँ से ब्लड ऊपर से आ रहा है, या इंफीरियर वीना केवा, वो ड्रेन ही नहीं हो पाएंगी, तो आपको जो JVP होती है वो रेस मिलेगी। JVP just like pressure measuring current right atrium के 75 year man है, collapsed हो गया है while walking in a garden, fully recovered हो गया है within 30 minutes, BP उसका इतना है, सिस्टोलिक मर्मर एग्जामिनेशन पे, एज कितनी है 70 साल, और मर्मर सिस्टोलिक है। दो डायग्नोसिस आपके जहन में आ जाने चाहिए, या तो इसको एओर्टिक स्टेनोसिस है या माइट्रल रिगर्गिटेशन है। लेकिन वो कह रहा है, अब उसने मर्मर बताया नहीं है कौन सा है, लेकिन ओल्ड एज में आप क्या सोचोगे, ज्यादातर एओर्टिक स्टेनोसिस। आप पूछते हैं बट डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन इको, इको आप कराओगे और आपको पता चल जाएगा इस पेशेंट को एओर्टिक स्टेनोसिस है। इसी पेशेंट में अगर मैं कहता कि इस पेशेंट में पैन सिस्टोलिक मर्मर है, मर्मर है सिस्टोलिक लेकिन पैन सिस्टोलिक, तो फिर आपके जहन में क्या डायग्नोसिस आएगा, माइट्रल रिगर्गिटेशन। ये याद रखना, सिस्टोलिक मर्मर तो आपको याद होने चाहिए। Men with the prostatic heart valve underwent hemicolectomy and after some days complain of left hypochondrial pain, fever, or systolic murmur.
तो याद रखिएगा, फीवर विद मर्मर, फीवर विद मर्मर, ऑलवेज थिंक ऑफ एंडोकार्डाइटिस। और एंडोकार्डाइटिस में हम क्या करते हैं, 3 सेट ऑफ ब्लड कल्चर्स लेते हैं 1 आवर अपार्ट, ठीक है, याद रखना। तो ब्लड कल्चर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस हम ब्लड कल्चर्स पे बनाते हैं, पाकिस्तान में बहुत प्रेवलेंट है। पता है कौन सा इन्फेक्शन है जिसमें पेशेंट की कंप्लेन होती है, कॉन्स्टिपेशन, कलर चेंज कर, कॉन्स्टिपेशन के अलावा पेशेंट को रॉट स्पॉट्स होते हैं, कोटेड टंग होती है। ये किस सिनेरियो में होते हैं, और पेशेंट के हम ब्लड कल्चर्स भेजते हैं। काफी रेजिस्टेंट बग है पाकिस्तान के अंदर। कॉन्स्टिपेशन, टंग के ऊपर रॉट स्पॉट्स, कोटेड टंग, हेपेटोस्प्लिनोमेगाली, जल्दी बताएं। टाइफाइड के अंदर होता है ये सब कुछ, टाइफाइड, नॉट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में और चीजें बहुत सारी होती हैं। रॉड स्पॉट्स है, सॉरी रो स्पॉट्स में लिखा था मैंने, रॉड लिख लिए, आप लोग इसलिए इन्फेक्टिव लिख चलेंगे। 45 lady has 7 months history, shortness of breath, की pulse irregular है, loud P2M, fixed splitting, fixed splitting किसमें होती है, fixed splitting AST के अंदर होती है। जब भी सिनेरियो में fixed splitting आए, आपने चुप करके चूज करना है AST। 76-year-old lady treated with hypertension suffered from pain and redness at MTP, big toe के, मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट। कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव है जिसमें यूरिक एसिड के लेवल ज्यादा होते हैं और वो ये गाउट कराते हैं, थायजाइड्स, थायजाइड नोटोरियस फॉर दैट। टीबी की कौन सी ड्रग है, एंटी टीबी ड्रग, जिसमें यूरिक एसिड के लेवल ज्यादा होते हैं, एनीवन? टीबी की कोई ड्रग है आपके जहन में जिसमें यूरिक एसिड के लेवल ज्यादा होते हैं, कौन सी ड्रग है? प्रोकेनामाइड, नो, पायराजिनामाइड। प्रोकेनामाइड किस में यूज होती है, प्रोकेनामाइड किस क्लास में आती है, इट्स एंटी एरिथमिक, ठीक है, गुड। 67-year-old man present with a palpitation, ECG show irregular rhythm, heart rate 140, otherwise stable, most appropriate management क्या होगी? अच्छा, अगर पेशेंट स्टेबल हो ना तो उसका रेट कंट्रोल करते हैं। जल्दी से मुझे बताएं, मैंने आपको बताया था रेट कंट्रोल करने के लिए एवी नोट पे कौन सी 4 ड्रग्स एक्ट करती हैं, बीटा ब्लॉकर्स और एडिनोसिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डाइजॉक्सिन, ठीक है। ये आपने याद रखना है, 4 ड्रग्स हैं। प्रेफर्ड चॉइस जो होती है हमेशा बीटा ब्लॉकर्स होती है, बीटा ब्लॉकर्स। लेकिन किस पेशेंट को बिल्कुल नहीं लेनी, जिस पेशेंट को क्या हो तो नहीं लेते बीटा ब्लॉकर्स, एस्थमा, ठीक है, एस्थमा वाले पेशेंट को बिल्कुल नहीं देनी। तो इसलिए बीटा ब्लॉकर्स ड्रग ऑफ चॉइस है इसमें। तो कौन सी इनमें से बीटा ब्लॉकर है, बिसोप्रोलोल। 67-year-old man successful thrombolysis for MI 1 month ago, discharge after 5 days, अब उसको एडिमा हो गया। तो क्या काज हो सकती है इसमें हमारे, अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबली कॉज, ये मुझे लग रहा है इसमें माइट्रल रिगर्गिटेशन होना चाहिए, ठीक है, ये गलत, ऊपर थोड़ा हाईलाइट हुआ है, एओर्टिक रिगर्गिटेशन नहीं होना चाहिए, माइट्रल, मैं इसीलिए देख रहा था ये गलत, ठीक है, ये की गलत है। इसमें आपका माइट्रल रिगर्गिटेशन होगा क्योंकि 3 to 5 डेज के बाद रिस्क होता है माइट्रल रिगर्गिटेशन का भी, और एक और चीज वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट का भी, कि ये यहाँ पे रप्चर हो जाएगा, या फ्री वॉल रप्चर, कार्डिक टेम्पोनल में पेशेंट जा सकता है। तो इसीलिए 1 वीक तक पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाता है। 40-year-old man collapsed at home, died, GP reports he suffered from type 2 diabetes, BMI raised, most likely cause diabetes में क्या होती है, मायोकार्डियल इंफेक्शन। 70-year-old manic depressive noted to have high serum level of lithium and hypokalemic, GP started on antihypertensive। कौन सी होगी जो कि पोटाशियम को बॉडी में सेव करती है, एंटी हाइपरटेंसिव, तो वो कौन सी होती है? अच्छा, चूज मोस्ट लाइकली काज, अच्छा लिथियम के लेवल, ये बल्कि पूछना चाह रहा है कि कौन सी ऐसी ड्रग है जिसने पोटाशियम भी कम कर दिया है और लिथियम ज्यादा कर दिया है। तो लिथियम के साथ इंट्रैक्शन जिन ड्रग्स का होता है ना, वो आप लिख लें, एक तो होता है थायजाइड्स का, एक होता है एन एसिड्स का, ठीक है,
तो इसमें से जो राइट आंसर है वो थायजाइड डायबिटिक्स है। लेकिन अगर वो पूछता ना इसमें कि कौन सी थायजाइड एंटी हाइपरटेंसिव देनी चाहिए जो पेशेंट लिथियम के ऊपर हो, तो आपके जहन में कौन सी होनी चाहिए एंटी हाइपरटेंसिव जो पेशेंट लिथियम ले रहा हो? उसको थायजाइड कभी ना दें, उसको आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे दें, वो भी बल्कि उनका भी इंफेक्शन होता है, आप उनको स्पाइरोनोलैक्टोन दे दें, ठीक है, आप उनको एस दे सकते हैं। ज्यादातर वैसे मैंने देखा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वो सेफ भी होती हैं उनके लिए। 50 स्मोकर हैवी ड्रिंकर्स प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ रेसिंग हार्ट, ईसीजी कम्स आउट नॉर्मल। आप उसमें आप उसको क्या करेंगे, स्मोकर है ड्रिंकर है ना, तो उसमें लाइकली उसका बिकॉज ऑफ द अल्कोहल है, आप उसको रीअश्योर करेंगे। एमआई का पेशेंट है, प्रेजेंट हुआ डिस्निया और पेरिकार्डियल रब के साथ, लेकिन कितने वीक की हिस्ट्री है, 1 वीक की। ईसीजी शो एसटी एलिवेशन, लॉस ऑफ मार्जिन एट कोस्टोवर्टिब्रल एंगल, सिंगल मोस्ट। अच्छा, ये अगर एसटी एलिवेशन हो ना और 1 वीक की, तो ये पेरिकार्डाइटिस होता है, याद रखें, ठीक है। तो राइट आंसर इसका पेरिकार्डाइटिस होना चाहिए। अगर होता ना 1 मंथ की हिस्ट्री, फिर आप ड्रेसलर सिंड्रोम चूज करोगे। तो ये थोड़ा सा अपने जहन में याद रखना है, ये है पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। हाँ, नीचे भी लिखा हुआ की के अंदर, ये आपने याद रखना है। 1 मंथ की हिस्ट्री हो तो फिर आप सोचें ड्रेसलर को। 68-year-old मैन गेट रिपीटेड अटैक ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियस एंड टीआईए, काज क्या हो सकती है, कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस हो सकती है। अगर किसी भी मरीज के अंदर बार बार होने वाली 2 चीजें होती हैं, या कैरोटिड में मसला होता है या हार्ट में मसला होता है। हार्ट में एफib चल रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है रिपीटेड अटैक लाइकली काज कैरोटिड होती है। इमरजेंसी में है, सीवियर चेस्ट पेन के साथ शोल्डर में पेन जा रहा है, कोल्ड पेरिफ्रीज है, तो ये किसका डायग्नोसिस है? अच्छा, सीवियर चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू बोथ शोल्डर्स, दोनों शोल्डर में, और ज्यादातर कहना चाहिए रेडिएटिंग टू बैक। सीवियर पेन अगर हो ना, तो फिर आपने एओर्टिक डाइसेक्शन को सोचना है। अगर एक तरफ पेन जा रहा है, अच्छा वैसे थोड़ा सा वेग सिनेरियो है, साथ उसको मेंशन करना चाहिए था कि ब्लड प्रेशर डिफरेंस आया है राइट आर्म में और लेफ्ट आर्म में। राइट में बीपी ज्यादा है, लेफ्ट में बीपी कम है, तब आप सोचेंगे एओर्टिक डाइसेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा 20-year-old man present with rapid pounding in the heart, is completely conscious, ECG was taken, SVT आया है, उसको आप व्हाट इज द फर्स्ट मेडिकेशन टू बी मैनेज, तो इसमें आप क्या देते हैं, एडिनोसिन देते हैं, अमिट्रॉन नहीं देते, एडिनोसिन देते हैं। एडिनोसिन के अलावा और कौन सी दे सकते हैं, जल्दी बताएं। 4 ड्रग्स के नाम बताएं जो एबी नोट पे एक्ट करती हैं, बीटा ब्लॉकर्स, एडिनोसिन, विरापामिल और डाइजॉक्सिन। लेकिन एसवीटी में फर्स्ट चॉइस होती है वो एडिनोसिन होती है। एमसीक्यूज बहुत ज्यादा, वैसे वालसाल्वा पहला होता है, एमआरसीपी में एमसीक्यूज इस तरह आता है, पहले आप पेशेंट का वालसाल्वा मैन्यूवर करते हैं, वो ना हो तो फिर आप एडिनोसिन की तरफ। 48-year man present with severe pain, इमरजेंसी में इज गिवन ऑक्सीजन, ईसीजी में एसटी एलिवेशंस आई हैं, ब्लड शोज रेज ड्रॉप। तो अगर पेशेंट 40 मिनट की हिस्ट्री है और 120 मिनट्स के अंदर अंदर अगर कोई भी मरीज आपके पास आ रहा होगा, मतलब कि 2 घंटों के अंदर, याद रखिएगा, और 2 घंटों में आपके पास इतना बड़ा सेटअप है कि आप उसकी एंजियोग्राफी कर सकते हैं, पीसीआई, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, तो फिर आप उस पेशेंट को एसटी एलिवेशन में हो, तो राइट आंसर हमेशा पीसीआई होता है, याद रखिएगा। कोई भी पेशेंट की बात याद रखें, एसटी एलिवेशन के साथ आए, ड्रॉप उसका पॉजिटिव हो, विद इन 2 आवर्स सेटअप आपके पास है कि आप पीसीआई कर सकते हैं, तो आंसर हमेशा पीसीआई आपने रखना है। 45 मैन प्रेजेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया है, पेन ब्रीदिंग से ज्यादा हो जाता है, आगे होके बैठता है तो ठीक हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज द सिंगल मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस पेरिकार्डाइटिस, ये याद रखिएगा। पेरिकार्डाइटिस में ईसीजी में क्या नजर आता है, एसटी एलिवेशंस। अफ्रीको कैरेबियन पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, तो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस याद रखना है। कोई भी पेशेंट 55 से ऊपर हो तो उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, 55 से नीचे हो, ठीक है, और पेशेंट, और एक और चीज, 55 से नीचे हो या पेशेंट डायबिटिक हो,
उसमें एस होती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, अफ्रीकन फीमेल जब भी आए उसको कभी भी एस नहीं देते, उनमें क्या देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। नाइस गाइडलाइंस है ये। 45-year-old man recently starting antihypertensive, 6 months later RBCs, H HbA1c शायद लिखना था, which have single most drug to have caused is, इसका ये HbA1c आई थिंक सो ये है। अच्छा, रैंडम ब्लड शुगर लिखी हुई है, सॉरी। तो वो ज्यादा हो गई है तो किस ड्रग से होती है, थायजाइड से होती है। थायजाइड हाइपरयूरिसीमिया भी करवाती हैं और ग्लूकोज भी ज्यादा करवाती हैं। ईआर में एक पेशेंट आया, डायबिटिक है, सेंट्रल पेन के साथ, लेफ्ट आर्म में जा रहा है, ईसीजी में कोई चेंजिंग नहीं है, तो कौन सी टेस्ट आप करवाएंगे, कार्डिक बायोमार्कर्स करवाएंगे, ड्रॉप करवाते हैं। और ड्रॉप कब करवाते हैं, 4 आवर्स बाद वो रेस्ट आते हैं, ये याद रखिएगा। सबसे पहला कार्डिक बायोमार्कर कौन सा जो रेस्ट होता है, मायोग्लोबिन। ठीक है, ड्रॉप कब रेज होते हैं, 3 to 4 आवर्स। तो ये जो तुक्के वाले डॉक्टर होते हैं ना, ये हमेशा यही करते हैं, चेस्ट पेन के साथ मरीज आया, 1 घंटे की हिस्ट्री है, ड्रॉप भेज दो, ड्रॉप तो रेज आना ही नहीं है। पेशेंट स्मोकर है, क्लॉडिकेशन होती है, ब्लैकनिंग ऑफ डिस्टल हाफ ऑफ फीट और इम्पल्सिस हैं, ये बर्चर डिजीज के अंदर होता है, वेस्कुलाइटिस होता है, ब्लड वेसल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, इस वजह से ये चेंजिंग्स आती हैं। पेशेंट है, यंग पेशेंट है, डिस्कलरेशन होती है टिप्स की, कोल्ड को जब भी एक्सपोज होता है तो ब्लू हो जाती हैं, कोई जॉइंट पेन, कोई उसको बाकी हिस्ट्री नहीं है, तो ये लाइकली रेनॉल्ड्स डिजीज है। ठीक है, ये प्राइमरी होता है बेसिकली, जो सेकेंडरी होता है उसको रेनॉल्ड्स फिनोमिना कहते हैं। उसमें 7 पेशेंट के ये हाइपर सेंसिटिव कोई ना कोई होगा, ओरल अल्सर्स होंगे। 2 टाइप का रेनाल्ड होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। जो रेनाल्ड डिजीज होता है ना, वो याद रखिएगा, वो सिमेट्रिकल होता है और वो दोनों हाथों को इन्वॉल्व करता है, बोथ हैंड्स। ठीक है, और साथ उसके कोई कनेक्टिव टिश्यू और डिसऑर्डर नहीं होगा, कोई पेशेंट को फोटोसेंसिटिविटी कुछ नहीं होगी। जो रेनॉल्ड्स फिनोमिना होता है वो एसिमेट्रिकल होता है। और दूसरी बात, उसमें साथ एसएलई होगा, कोई ना कोई डिजीज होता है। वाटर हैमर पल्स किस में होती है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर। अच्छा, इतना लंबा सिनेरियो। S3 गैलप है पेशेंट को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट डिस्निया और ऑर्थोपनिया। S3 गैलप के साथ जब भी पेशेंट आ रहा है ना, अब ये उतना लंबी स्टैम्प है, इस्केमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया है, आपको मैं बताया ना, जब पेशेंट सीसीएफ में जाता है ना, होता ये हार्ट बड़ा हो जाता है। जब हार्ट बड़ा होता है तो जो एनुलस होता है ना, बेसिकली आपको पता है एट्रिया होते हैं ऊपर नीचे, वेंट्रिकल्स, यहाँ पे आपको पता है माइट्रल वाल्व होता है। जब हार्ट का साइज बड़ा होता है ना, तो माइट्रल वाल्व की एनुलस खींचने होते हैं, उससे क्या होता है कि एमआर का मरमर, माइट्रल रिगर्जिटेशन का मरमर वैसे ही पेशेंट में आ जाता है, ये वाल्व बंद ही नहीं होते क्योंकि हार्ट का साइज बड़ा हो गया है। तो इन पेशेंट में S3 गैलप वैसे ही आ रहा होता है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है ना इन पेशेंट के अंदर, आप उनको बीटा ब्लॉकर्स पे रखते हैं। बीटा ब्लॉकर से ये फायदा हो जाता है कि हार्ट रेट भी थोड़ा कम हो जाता है उसके बाद, और हार्ट रेट जब थोड़ा सा कम होता है तो वो जो रिगर्जिटेशन वाले साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कम होगा, हार्ट के अंदर फ्लो ज्यादा होगा, ब्लड ज्यादा होगा। हाइपरटेंसिव है, ट्रीटमेंट के लिए आई है, बीपी उसका रेस है, तो अगर पेशेंट की एज नहीं मेंशन, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग एस इनहिबिटर्स ही होते हैं। अगर एज मेंशन हो 55 से नीचे हो तब भी आपने एस ही चूज करना है, और अगर डायबिटिक हो तब भी एस ही चूज करना है। किन में नहीं चूज करना, अफ्रीकन पेशेंट। रिगार्डिंग कुसमोल साइन, क्या होता है कुसमोल साइन, कि वैसे नॉर्मली आपको पता है एट्रिया और वेंट्रिकल्स, यहाँ पे जेवीपी होती है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ब्लड फ्लो वीनस रिटर्न ज्यादा होता है, वीनस रिटर्न जब ज्यादा होता है तो जेवीपी अपोजिट चलती है, जेवीपी कम हो जाती है। लेकिन जो कुसमोल साइन होता है वो कब होता है, जब पेरिकार्डाइटिस होता है, हार्ट के आगे पीछे टू मच फ्लूइड आ जाता है, जिससे क्या होता है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वीनस रिटर्न अब ज्यादा नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, तो जेवीपी क्या हो जाएगी, रेस्ड। इस चीज को कुसमोल साइन कहते हैं कि जेवीपी रेस्ड होगी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का कौन सा इनमें से फीचर नहीं है, हर्बेंडीन्स नोड्स, हिमोचूरिया होता है, ये गलत की है। ठीक है, और हर्बेंडीन नोड किस में होते हैं, ओस्टियो आर्थराइटिस में, गुड। और कौन से नोड्स होते हैं उसमें, बुशार्ड,
लेकिन इसमें कौन से नोड्स होते हैं इन्फेक्टिव में? वो ओस्लर्ड्स नोड होते हैं। ठीक हो गया? सो ये हमारा आज का सेशन था। आज हमारा इंट्रोडक्शन बेसिकली समझने था। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, कोशिश करेंगे कि फर्दर हम इसको इम्प्रूव करें इंशाल्लाह। और बाकी आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं, आप मुझे बताएं, आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन